हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के गणित के एड ग्रेड के अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं के संपूर्ण हल को इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि हमारे अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याएं। आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होती है। शून्य, एक, दो, तीन, इस प्रकार ये पूर्ण संख्याएं होती हैं और ये जाती हैं अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं में जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वह है शून्य, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना संभव नहीं है। अब इस अध्याय में आगे परवर्ती और पूर्ववर्ती का परिचय दिया गया है। तो परवर्ती यानी बाद वाली। तो किसी भी संख्या का परवर्ती बताने के लिए हम उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे एक का परवर्ती 2 है, यानी एक में एक जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। 2 का परवर्ती 3 है, यानी 2 में एक जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य संख्याओं के परवर्ती भी बताए गए। परवर्ती यानी अगली संख्या। और इसी प्रकार होते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी एक पहले की। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे 100 का पूर्ववर्ती 99, यानी 100 में से एक घटा दिया। 99 का पूर्ववर्ती हो गया 98, 99 में से एक घटाने पर 98 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें अन्य संख्याओं के भी पूर्ववर्ती यहाँ पर दिए गए हैं। तो परवर्ती में हम एक जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम एक घटा देते हैं। अब आते हैं आगे। अब आते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे व उन्हें 799 रुपये में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? तो उसने 799 में बेचे हैं और 650 में खरीदे हैं। तो फ़ायदा या लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो फल विक्रेता का फ़ायदा हो गया 799 ऋण 650, तो हो गया 149 रुपये, क्योंकि उसने अधिक में बेचा है और कम में खरीदा है तो उसको फ़ायदा हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो हमें यहाँ एक पंक्ति में पौधों की संख्या दी गई है और 125 पंक्तियों में पौधों की संख्या बतानी है। तो जब हमें एक का मान ज्ञात हो और एक से अधिक का मान ज्ञात करना हो तो हम गुणा करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सभी 125 पंक्तियों में कुल पौधे। तो यहाँ पर हम जितनी पंक्तियों में पौधों की संख्या निकालनी है उन्हें लिखेंगे गुणित एक पंक्ति में पौधों की संख्या से उसे गुणा कर देंगे। तो उत्तर आ जाएगा 8125, यानी सभी 125 पंक्तियों में कुल मिलाकर 8125 पौधे लगेंगे। आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। तो हमें 2405 और 1273 का योग करना है और जो योगफल प्राप्त होगा उसमें फिर हमें 1003 को जोड़ना है। तो आप देख पा रहे हैं 2405 और 1273 का योगफल हो गया 3678, और फिर हमने 3678 में 1003 को जोड़ा तो इनका योगफल हो गया 4681। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो प्रश्न की हेडिंग के ऊपर, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 गणन या गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो जब संख्याओं की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक होती है तो इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इनका उपयोग गिनती गिनने में करते हैं। और जब इन संख्याओं के समूह में हम शून्य को भी शामिल कर लें, यानी संख्या की शुरुआत जब शून्य से होती है, जो कि हम अध्याय की शुरुआत में भी देख चुके हैं, तो उन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या, जो कि इस अध्याय का नाम भी है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो
परिभाषित नहीं है का मतलब इन सारी संख्याओं में कौन से प्रश्न में संख्या को हल करने पर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो वो है विकल्प नंबर 4। क्योंकि 2 में आप 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर 2 प्राप्त होगा, 0 में आप 2 से भाग देंगे तो उत्तर 0 प्राप्त होगा, 2 में आप 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका जो उत्तर होगा वह अनंत होगा, मतलब ये परिभाषित नहीं होगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हमने अभी अभी देखा कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, यानी 0, 1, 2, 3 से लेकर यहाँ अनंत तक की जो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है पूर्ण संख्याओं की 0 से हो रही है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, 1 से लेकर ये अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर याद आपसे पूछी जाए तो वह होगी 1। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमने अभी अध्याय की शुरुआत में देखा था, पूर्ववर्ती याद करने के लिए हम 1 घटाते हैं, तो 999 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 998, और परवर्ती याद करने के लिए हम उस संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो 999 की जो परवर्ती है उसमें 1 जोड़ देंगे, ये आ जाएगी 1000। तो 999 की परवर्ती हो जाएगी 1000। तो दोनों का गुणा करना है, हमें गुणनफल याद करना है पूर्ववर्ती और परवर्ती का, जाएगा 9,98,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और उसकी परवर्ती, तो 0 की परवर्ती है 1, तो इन दोनों का गुणनफल सदैव प्राप्त होगा 0, यानी विकल्प नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 6 है, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, अब 1 का हम पूर्ववर्ती याद करेंगे तो वह नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि 1 के पहले कोई और प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऐसी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत ही 1 से होती है। इसका हम परवर्ती जरूर बता सकते हैं, जो कि है 2। अब प्रश्न क्रमांक 7 की ओर आते हैं, पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पूर्ण संख्याओं का उपयोग हम लंबाई, दूरी व ऊंचाई मापने में कर सकते हैं, और थर्मामीटर में तापमान मापने में, इन सभी जगह पूर्ण संख्याओं का उपयोग होता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं हैं 999, 1000 और 1001। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें, 1,82,736 पतलूनें तथा 58,704 जैकेटें बनाई गईं। तीनों प्रकार के कुल कितने वस्त्र बनाए गए? तो हमसे यहाँ पर कुल वस्त्रों की संख्या पूछी गई है, तो जब भी कुल शब्द आ जाता है यहाँ पर तो हम तीनों को जोड़ देंगे। तो एक वर्ष में बनाई गई कमीज़ें इतनी हैं, पतलून इतनी है और जैकेट इतनी है, ये संख्या सामने आपको दी गई है, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये योगफल आ जाता है 4,57,755। यहाँ स्थान की कमी की वजह से मैंने उत्तर को बाजू में लिखा है। तो कुल मिलाकर तीनों प्रकार के जो कपड़े हैं वह है 4,57,755। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है, तो माना हमने कि वह पूर्ण संख्या x है, तो 25 में जोड़ी जाती है तो हम लिख सकते हैं 25 धन x या x धन 25, और फिर वही संख्या 25 से घटाई जाती है। तो 25 से हमने x को घटा दिया यहाँ पर,
पहले 25 में जोड़ा और फिर 25 में से घटा दिया। अब वो कह रहे हैं इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग। तो ये दोनों संख्याओं का योग हम करेंगे तो x धनात्मक है और यहाँ x ऋणात्मक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 और 25 का योगफल प्राप्त हो जाएगा 50। और ये 50 आपको हर स्थिति में प्राप्त होगा, क्योंकि जो जोड़ा जा रहा है वही तो घटाया जा रहा है, और 25 अपने स्थान पर एज इट इज है, तो हर स्थिति में यह योगफल आपको 50 ही प्राप्त होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक की हो। तो ऐसी संख्या है 10। 10 एक 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और इसका जब पूर्ववर्ती हम निकालते हैं तो वह आता है 9, जो कि एक 1 अंक की संख्या है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अंक 1, 2, 4 तथा 5 को केवल एक एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें इन चारों अंकों का प्रयोग करके ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसमें यदि हम इकाई के अंक और हजारवें स्थान के अंक को अदला बदली करें तब वह संख्या 4 से विभाजित हो। मतलब जो संख्या हम लिखेंगे वह बिना अदला बदली किए 4 से विभाजित नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं 4, 5, 2, 1 यानी 4521। तो अभी ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। 4 से विभाजितता का नियम ये है कि यदि कोई संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे यहाँ आखिरी के 2 अंक यहाँ पर 21 है, तो ये 4 से विभाजित नहीं है। लेकिन यदि अंकों को हम अदला बदली करेंगे पहले और आखिरी, तो हो जाएगा 1, 5, 2, 4, यानी हमने इकाई के अंक और हजारवें अंक को आपस में बदल दिया है। अब यहाँ पर आखिरी के 2 अंक आप देख रहे हैं 2 पे 4 24 हैं, जो कि 4 से विभाजित है, 4 6 24। तो अदला बदली करने पर ये 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमने लिखा है 4125, यानी अभी ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, लेकिन जब हम इसके इकाई के अंक 5 को यहाँ प्रारंभ में रख देंगे और जो हजारवां अंक है 4 उसको अंतिम में आखिरी में रख देंगे और बीच के अंकों को हम जैसा का तैसा रख देंगे, तब भी ये 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 6 24। इसी प्रकार अगली संख्या 2514, तो इसके भी हम पहले और आखिरी अंक को जब बदलते हैं तो 4 को हजारवें स्थान पर और 2 को इकाई के स्थान पर, और बाकी बीच के अंकों को जैसा का तैसा रखते हैं। तो देखिए अब ये संख्या या 12 बन गई आखिरी में, जो कि 4 से विभाजित है। तो जब आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होती है। ऐसा ही आखिरी संख्या में भी है। यहाँ आप देख रहे हैं 5 को मैं प्रारंभ में रख देता हूँ और 2 को आखिरी में, और 41 को बीच में जैसे वो रखा हुआ है पहले से वैसे ही। तो यहाँ आखिरी के 2 अंक विभाजित हैं 4 से, मतलब ये 5412 भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही संख्याएं लिखनी थी जो केवल अंक बदलने पर ही 4 से विभाजित होंगी, वो प्रारंभ में 4 से विभाजित नहीं होंगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है, जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से कौन सी संक्रिया किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती हैं, कारण बताइए। तो यहाँ पर 2 संक्रियाएं हैं घटाव और भाग, जिनमें हमें सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आप 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 4 धन 2, इन्हें मैंने जोड़ा तो उत्तर आया 6, जो कि एक पूर्ण संख्या है। मतलब 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। गुणा में आप देखिए 4 गुणित 2, तो यहाँ पर मैंने 2 पूर्ण संख्या को गुणा किया तो योगफल 4 दूनी 8 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। यह आपको हर स्थिति में प्राप्त होगा। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, लेकिन यह स्थिति घटाव और भाग के साथ नहीं है, क्योंकि जब मैं एक छोटी पूर्ण संख्या में से एक बड़ी पूर्ण संख्या को घटाता हूँ तो उत्तर मुझे एक पूर्णांक संख्या मिलता है, ऋण एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार जब मैं एक पूर्णतः विभाजित ना होने वाली संख्या में भाग देता हूँ, जैसे मैं 5 में यदि
8 से भाग दूंगा तो मुझे उत्तर दशमलव में प्राप्त होगा, मतलब जो एक दार्शनिक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। मतलब इन दोनों ही संक्रियाओं में हमें सदैव उत्तर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर उत्तर में भी मैंने लिखा है, क्योंकि जब एक छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। वही यदि एक पूर्ण संख्या दूसरी को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है तो उत्तर दशमलव में आता है। मतलब इन दोनों ही प्रकरणों में हमें सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 14, फरवरी 2023 में सभी दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4-4 बार आए थे। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4-4 बार आएंगे, हाँ या नहीं? कारण बताइए। तो आप जानते हैं कि लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, बाकी सामान्य जो वर्ष होता है उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो जो फरवरी 2023 है, फरवरी का महीना जो 2023 का है वह एक सामान्य वर्ष था, यानी इसमें फरवरी में 28 दिन थे। तो इस प्रकार जो 7 दिवस थे, ये सातों दिवस 4-4 बार आए थे, तो 7 चुके 28 दिन पूरे हुए। लेकिन जो फरवरी 2024 है, यानी 2024 का जो फरवरी का महीना है वह एक लीप वर्ष का महीना है, यानी फरवरी में यहाँ 29 दिन होंगे। तो यहाँ पर 29 दिन होने की वजह से इन सातों दिन में से कोई एक दिन 5 बार आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2024 एक लीप वर्ष है, अतः इसके फरवरी माह में 29 दिन होंगे। इसलिए सामान्य वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ने से सप्ताह का कोई एक दिन 5 बार आएगा। अब आते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। अंकों 1, 7 एवं 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए जिसे आप अपनी गुल्लक में डालना चाहते हैं। प्रत्येक अंक का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। तो जब हमें दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम अंकों को अवरोही क्रम में जमाते हैं, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 7, उससे छोटा अंक 1 और सबसे छोटा अंक 0। तो इस प्रकार जो बनने वाली संख्या होगी वह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम जो अधिकतम मूल्य है जो इन अंकों की सहायता से बनाया जा सकता वह 710 रुपये, जिसे हम अपनी गुल्लक में डालना चाहेंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय के सभी प्रश्नों का पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय के हल के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।